सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डायमेंशंस जो है इसमें कुछ एक सिंपल सा रूल है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका यूज़ डायमेंशन में लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस में करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल क्या है। पहले मैंने उसको बोर्ड पे लिख दिया है, देखिए। इन एनी इक्वेशन ऑफ फार्मूला ईच टर्म हैज़ सेम डायमेंशन फार्मूला, और सेकेंड है ओनली सेम यूनिट्स और डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो ये प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका यूज़ डायमेंशन में लगभग हर जगह करते हैं। डायमेंशन फाइंड कैसे करना है ये काफ़ी सिंपल है, आप जानते भी होंगे कुछ लोग। जैसे सपोज़ कीजिए मास है, मास का डायमेंशन हमें पुटअप करना है तो बस ब्रैकेट m। लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन हम रखेंगे l। टाइम है तो टाइम का डायमेंशन हम रखेंगे t। ये सब फंडामेंटल बेस यूनिट्स हैं जो फॉर्मूलेज हम लिखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो जो भी हम फार्मूला लिखते हैं, जो भी डायमेंशन हम लिखते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, वो सब बेस यूनिट्स पे ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल सपोज़ कीजिए हमको स्पीड का डायमेंशन लिखना है तो स्पीड यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, यूनिट सेम होता है, बस उससे कॉन्सेप्ट्स अलग अलग होते हैं। तो मीटर इज़ लेंथ, टाइम इज़ सेकेंड, सो LT - 1, or we can write m power 0 l power 1 t power -1. so this is the dimensional formula of speed. okay, ये स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला होता है। ऐसे ही अगर हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर इज लेंथ, टाइम इज सेकेंड, LT - 2, या m power 0 LT - 2. so this is the dimension of acceleration. so finally we can say that to find the dimension you should know द फार्मूला एंड द यूनिट्स। फार्मूला और यूनिट अगर हमें पता है तो डायमेंशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। जो यूनिट है बस उस पर डायमेंशन को पुटअप कर, उसके डायमेंशन फार्मूले को वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग पुटअप कर देना है। फोर्स का डायमेंशन फाइंड करना है सपोज, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज m एंड एक्सेलरेशन LT - 2, so it comes out to be mLT - 2. this is dimension of force. Likewise, if you are finding the dimension of work, work is force into displacement. force का डायमेंशन आपने यहाँ लिखा हुआ है mLT - 2 और डिस्प्लेसमेंट का L है, तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा mL² T - 2. So in this manner we can find the dimension of different physical quantities that are required. Okay. ओके तो अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं। ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो आप फाइंड कर सकते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस से। अब इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन जैसे है V = A + BT + C/D + T। यहाँ पर हमें क्या करना है कि A, B, C और D के डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है। V वेलोसिटी है, T टाइम है। तो जैसा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने बताया कि इन इक्वेशन ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस एंड ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं V = A + BT + C/D + T। ओके, तो इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर हम यूज़ करें तो V = A हम कर सकते हैं, V = BT, सबको इक्वेट कर देंगे यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो अब यहाँ पर जैसे V = A लिखा हुआ है तो A हो जाएगा वेलोसिटी LT - 1। B = लिखा जाएगा V = V/T, तो B = LT - 1 डिवाइड बाई टाइम T। तो यहाँ से आपको B का डायमेंशन मिल जाए। तो ये क्वेश्चन जो है बस यहाँ से B = LT - 1/T, यहाँ से B की वैल्यू मिल जाएगी आपको LT - 2। ऐसे यहाँ पर D + T है, तो जैसा मैंने बताया कि सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी कि D + T लिखने का मतलब ये हुआ कि D का डायमेंशन T के इक्वल होगा यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट V = C/T + T, दैट इज T + T, क्योंकि D का डायमेंशन भी T हो गया और T पहले से ही है, तो T + T। अब यहाँ पर क्या होता है कि सेम डायमेंशंस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही डायमेंशन हमको मिलता है। तो फाइनली वी कैन राइट V = C/T। तो C = V × T
and the dimension of v is velocity, that is equals to lt minus 1 into t. So the result comes out to be L. तो फाइनली जो c का डायमेंशन होता है वो L के इक्वल आता है। v का डायमेंशन आप देख ही लिए यहाँ पर, a का, b का, d सबका डायमेंशन यहाँ फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह सिंपल मेथड से हम लोग डायमेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकेंड क्वेश्चन, E इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर E इज एनर्जी एंड वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। E एनर्जी है, x डिस्टेंस एंड t इज टाइम। सो ओवर हियर अगेन b माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो फिर से वही बात है कि अगर सेम डायमेंशंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब कि b का डायमेंशन x के स्क्वायर के इक्वल्स टू l स्क्वायर। सो b इक्वल्स टू l स्क्वायर। सो एनर्जी का डायमेंशन आपको पता ही है, ml स्क्वायर t माइनस 2 इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर। b का डायमेंशन l स्क्वायर है, तो l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर डिवाइड बाई a इंटू टाइम t। सेम डायमेंशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही डायमेंशन आपको मिलता है। सो फाइनली l स्क्वायर बाई 80। तो यहाँ से हम लोग a का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। a इक्वल्स टू l स्क्वायर डिवाइड बाई ml स्क्वायर t माइनस 2 इंटू t पहले से ही है। तो सॉल्विंग यू कैन गेट द डायमेंशन ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू m पावर माइनस 1 t पावर माइनस 1, ठीक है, सॉरी प्लस 1। तो m पावर माइनस 1 t पावर प्लस 1 इट इज़ द डायमेंशन ऑफ a। ओके, अब यहाँ से a का डायमेंशन तो आपको मिल गया। अब फाइनली यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर चाहें तो a और b का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, a अपॉन b। तो a का डायमेंशन आपके सामने है, b का डायमेंशन आपके सामने है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रेशियो। ओके, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे बुक्स में, कुछ कॉम्पिटिटिव सेक्शन के भी होंगे, मगर सब सिंपल ऐसे ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह के मिल सकते हैं। देखिए, या सपोज कीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसका रिलेशन दिया हुआ है p इक्वल्स टू पी नॉट ई पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म के जो पावर्स होते हैं जनरली वो डायमेंशनलेस होते हैं। इस वजह से अल्फा टी स्क्वायर को सिंपली हम 1 के इक्वल कर देंगे। तो अल्फा इक्वल्स टू 1 बाई टी स्क्वायर, सो डायमेंशन इज टी पावर माइनस 2। तो अल्फा का डायमेंशन जो होगा वो टी पावर माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं डायमेंशन के यूज़ क्या क्या हैं। तो पहला है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। चेकिंग द करेक्टनेस। जैसे सपोज कीजिए v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लिखा हुआ है और हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो सिंपल है कि लेफ्ट हैंड डायमेंशन और राइट हैंड डायमेंशंस अगर दोनों इक्वल आते हैं, इट मीन्स द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। v वेलोसिटी है, दैट इज lt माइनस 1, u इज ऑल्सो वेलोसिटी lt माइनस 1, a इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज lt माइनस 2 and t is time. So finally we can say that both the sides are having the same dimension, left hand side equals to right hand side, hence the equation is dimensionally correct. Similarly we can solve s equals to ut plus half at square. इसे भी चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। ऑब्वियसली ये करेक्ट आएगा, हाफ कांस्टेंट है उनको हम नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो s डिस्प्लेसमेंट, u वेलोसिटी, t टाइम या एक्सेलरेशन, इसको फिर से आप रख के चेक करेंगे तो अगेन दोनों साइड के डायमेंशंस आपको इक्वल मिलेंगे। ऐसे कई सारे इक्वेशंस आपको मिलेंगे जिसको डायमेंशनली आपको चेक करना होगा। जैसे t इक्वल्स टू 2 पाई टाइम पीरियड, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l बाई जी। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जनरली ये फॉर्मूला आता है। तो 2 पाई कांस्टेंट है, l लेंथ है, g ग्रेविटी और t टाइम पीरियड। तो यहाँ भी दोनों साइड के डायमेंशंस को रख के चेक कर सकते हैं आप कि ये करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम लोग चेकिंग द करेक्टनेस इस एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो आता है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स।
यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, एक यूनिट को दूसरे यूनिट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सिंपल सा रूल आपको पता होना चाहिए जो यूनिट में डिस्कस किया गया था, N1 U1 equals to N2 U2. It means we can say suppose where N1 N2 are the numerical values, U1 U2 are the units. So finally we can say that unit U2 equals to N1 by N2 into U1. ये फार्मूला है जो यूनिट में आपको पढ़ाया जाता है, पढ़ाया गया भी है। तो इस फार्मूले का यूज़ हम लोग कर सकते हैं एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। तीन फंडामेंटल यूनिट्स जो हमारे पास होते हैं, मास, लेंथ और टाइम, उनको लेकर हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पर उन फार्मूलेस को यूज़ किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल के हेल्प से हम इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज वी हैव टू कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज। 1 जूल को अर्ज में कन्वर्ट करना है कि 1 जूल में कितने अर्ज हैं। तो जानते तो आप सब लोग हैं, मगर डायमेंशनली हमें इस चीज़ को चेक करना है कि 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं। तो इसके लिए जानना ज़रूरी है कि जूल और अर्ज किस सिस्टम में दिया हुआ है। यहाँ पर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है तो N1 = 1 हो जाएगा, मगर यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है तो N2 हमें फाइंड करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जूल जो होता है आप समझ सकते हैं, एमकेएस सिस्टम में, जैसे एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट जूल होती है, एमकेएस में भी जूल हम लिख सकते हैं। तो जूल जो है एनर्जी की यूनिट है, और एसआई सिस्टम में एनर्जी का जो डायमेंशन है, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² T-2। ओके, और अर्ज भी एनर्जी की यूनिट है, बस आपको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 जूल, तो जब 1 जूल लिखा हुआ है तो मास को हम 1 kg ले लेंगे एसआई सिस्टम में, बिकॉज जूल इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई सिस्टम। ठीक है, एमकेएस सिस्टम में भी जूल ले सकते हैं, मगर एमकेएस का आप जानते हैं एमकेएस में एनर्जी के कई सारे यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से एसआई को प्रीफर करते हैं ओवर एमकेएस। एसआई में एक फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट होती है जैसे एनर्जी की जूल, मगर एमकेएस में एनर्जी की कई सारे यूनिट्स डिफाइंड है, उसमें से एक जूल भी है। तो मास को 1 kg, लेंथ को 1 मीटर और टाइम को 1 सेकेंड। ओके, तो ये जब मास, लेंथ, टाइम के बारे में कुछ दिया नहीं है तो ऑब्वियसली हम उसको 1 मानेंगे, लेंगे ही, क्योंकि एनर्जी के डायमेंशन में मास, लेंथ, टाइम आ रहा है, तो हम इन तीनों को क्या ले लेंगे यहाँ पर 1। N2 फाइंड करना है, यहाँ पर मास, लेंथ और टाइम की जहाँ तक बात करते हैं तो अर्ज जो होता है वो सीजीएस सिस्टम में होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो मास को 1 ग्राम, लेंथ को 1 सेंटीमीटर और टाइम को तो खैर सेकेंड ही लेंगे। ओके, जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो कि मास को 100 या 1000 लेना है या टाइम को 60 सेकेंड लेना है, जो भी हो, तब तक हम उसको 1 लेंगे। अब फार्मूले पर सेटअप कर देंगे। यहाँ से ये फार्मूला आपका है, यहाँ से इसे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है N2, तो N2 को यहाँ पुटअप कर देंगे। So finally N2 equals to N1 U1 upon U2। ओके, और N2 equals to N1 1 है, U1 upon U2 मतलब M1 upon M2 पावर A सपोज कर लेंगे, L1 upon L2 पावर B सपोज कर लेंगे, और T1 upon T2 पावर C सपोज कर लेंगे। A, B, C का वैल्यू हम फाइंड करते हैं एनर्जी के डायमेंशन से, जो कि जूल और अर्ज एनर्जी का डायमेंशन है। तो मास पावर 1 है तो यहाँ पर A पावर 1 लिखा जाएगा, लेंथ पावर 2 है तो यहाँ पर लेंथ का B की वैल्यू 2 लिखी जाएगी, और टाइम पावर -2 है तो यहाँ C की वैल्यू टाइम की -2 लिखी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे वैल्यूज पुटअप करके। तो 1 M1 1 kg है, 1 kg अपॉन 1 ग्राम, लेंथ 1 मीटर तो 1 मीटर अपॉन L2 1 सेंटीमीटर, पावर 2, and time is second, तो 1 second upon 1 second you will get simply 1 power -2। Converting
kg इंटू ग्राम, चूँकि हमें N2 फाइंड करना और N2 हमारा किस सिस्टम में है, CGS, तो kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000, यहाँ बचेगा 1000, मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पावर 2 इंटू 1, तो फाइनली यू कैन गेट 1000 इंटू, तो दे आर टोटल 10 पावर 7. So finally we can say N2 equals to 10 power 7. So 1 joule equals to 10 power 7 अर्ज. ओके, तो इस तरह से हम लोग सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट के एप्लीकेशन. इसी मेथड पे बेस्ड अगर आप चाहें तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू डैश डाइन. सबको पता है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, मगर हम चाहें तो डायमेंशन के हेल्प से, इस फॉर्मूले के हेल्प से, कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो आप पढ़ रहे हैं इसके हेल्प से इसको डिराइव कर, इसको फाइंड कर सकते हैं आप. 1 न्यूटन इक्वल्स टू डैश डाइन. इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं. ऐसे ही आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पर मास, लेंथ, टाइम की वैल्यू दी होगी. जो तो वैल्यू दी रहती है उसी को प्रीफर करके, उसी को लेकर के हम सॉल्व करते हैं. इन सब क्वेश्चंस में तो सिंपली बस कुछ दिया नहीं है तो सबको 1 लेकर सॉल्व कर देना है. दैट इज़ वेरी इजी. ओके, मगर जहाँ वैल्यूज़ दी होती हैं वहाँ उन वैल्यूज़ को सपोज करना ज़रूरी होता है. तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं थर्ड इसका जो यूज़ है, एप्लीकेशन है, डिडक्शन ऑफ रिलेशन, उसको हम डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी रहेंगे साथ में. तब उसके बाद एरर एनालिसिस की बात. ओके, थैंक यू.